ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है ये सीधे सीधे सेक्शन 30 से रिलेटेड है। ए ट्रांसफर्स अ फर्म टू बी फॉर हर लाइफ, इफ़ शी डज नॉट डेजर्ट हर हस्बैंड देन ये सी को चला जाएगा। इज़ बी एंटाइटल टू फर्म ड्यूरिंग हर लाइफ। ए बी को एक फर्म का अंतरण उसके जीवन काल के लिए करता है और यदि वो अपने पति का अभित्यजन नहीं करती तो स को करता है। क्या ब अपने जीवन काल के दौरान फर्म का अधिकारी है? ये डायरेक्टली जो क्वेश्चन लिया गया है ये सेक्शन 30 के इलस्ट्रेशन से लिया गया है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसमें आपका आंसर राइट है, सेक्शन 6A से रिलेटेड है। इनहेरिटेंस से रिलेटेड अगर कोई राइट होता है तो उसको हम रिनिशिएशन नहीं कर सकते किसी कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए। ए has a wife B and a daughter C. In consideration of 500 paid to C by A, C executes a release of her right to share in the inheritance to A's property. A dies but C claims her share in the inheritance. B resists the claim and sets up a defense that release signed by C will be succeed. ए की पत्नी बी है और बेटी है सी। यहाँ पर सी ने क्या किया, प्रॉपर्टी में जो उसका हिस्सा था डॉटर ने, वो इनहेरिटेंस के राइट को एक डॉक्यूमेंट के ज़रिए, डीड के ज़रिए उसको रिलीज़ कर दिया। 500 कंसिडरेशन लेके उसने कहा कि वो अब इसमें शेयर नहीं रखेगी प्रॉपर्टी में। लेटर ऑन डॉटर ने क्लेम कर दिया जबकि उसने 500 रुपये लेके कंसिडरेशन में क्या किया था, प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने की बात छोड़ी थी। यहाँ पर ये उत्तराधिकार की संभावना है, सेक्शन 6A से रिलेटेड है ये, और ये रिनिशिएशन नहीं किया जा सकता। राइट ऑफ इनहेरिटेंस का रिनिशिएशन किसी कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए हम नहीं कर सकते, तो इसलिए इस मामले में बी सक्सीड नहीं होगी। आपका आंसर बिल्कुल राइट है, लेकिन आपको सेक्शन 6A के प्रोविजंस को प्रॉपर्ली डिफ़ाइन करना था, वो आपने नहीं किया। यहाँ जो थर्ड क्वेश्चन था डायरेक्ट था, एक्शनेबल क्लेम को समझाना था। आपने पैरा में समझाया है, लेकिन थोड़ा की पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना चाहिए था, जैसे अनसिक्योर्ड डेट को हाईलाइट करना चाहिए था, नॉट इन हैंड, कंस्ट्रक्टिव, कुछ चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए थी, इन पॉइंट्स होने चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट है आपका, ये भी प्रॉब्लमेटिक था, कंसेप्चुअल था। सेक्शन 5 से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया था क्या आइडल एक लिविंग पर्सन है या नहीं। ये आपका आंसर राइट है, लेकिन इसमें आपको कंटेंट और ऐड करने चाहिए। उसके बाद आपने जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन नंबर 6 से बिल्कुल सही है। पास्ट मेंटेनेंस पॉसिबल है ट्रांसफ़र करना, फ्यूचर मेंटेनेंस ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ईजमेंट को भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। सेक्शन 13 से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पर, ये बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन सही नहीं है। सेक्शन 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया, लेकिन इसके की पॉइंट को असेंशियल एलिमेंट्स के रूप में आपको डालना चाहिए था। डिफरेंस पूछा है वेस्टेड और कंटिंजेंट इंटरेस्ट में, यहाँ आपने डिफ़ाइन किया है पहले इसको डिफरेंस के अंदर, डिफरेंस में आपने इसे डिफ़ाइन कर दिया। ये तरीका नहीं है, पहले आप डिफ़ाइन करें सेक्शन 9 वेस्टेड इंटरेस्ट, देन सेक्शन 21 कंटिंजेंट इंटरेस्ट, फिर दोनों का डिफरेंस लिखें और बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन के साथ लिखें। सेक्शन 35 का आंसर भी सही है, लेकिन आपके प्रेजेंटेशन का यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। आपको असेंशियल एलिमेंट वहाँ ज़रूर देने चाहिए जहाँ पर कि आपके पास गुंजाइश है। ये 5 मार्क्स का आंसर था। सेम वही चीज़ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र के बारे में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें है, आंसर का प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं आ रहा है। सेक्शन 6 को रिलेटेड जो ये क्वेश्चन पूछा गया था ये 10 मार्क्स का है। इसमें आपने डायरेक्ट के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो आपने चीज़ें जो हैं वो लिखने की कोशिश की है, लेकिन इसमें कंटेंट आप और डाल सकते थे। 10 मार्क्स के हिसाब से इसके कंटेंट आपने कम डाले हैं, इसलिए आपको मार्क्स कम मिले हैं।
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें काफ़ी कुछ आप ऐड कर सकते हैं।